सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मयंक और आज हम शुरुआत करेंगे सर एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारा 9th चैप्टर होगा। ठीक है, 8वां चैप्टर जो हमने देखा वो था सर डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। और अगर आप ये जो वेटेज शीट देखेंगे इसमें 9th चैप्टर तो वैसे फॉरेक्स दिया हुआ है, उसके बाद 10वां है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 11वां है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। पर हमारे कंपाइलर में ये 9th चैप्टर आता है। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है सर, डेरिवेटिव्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन कहलाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। और आप इसमें और क्या देखने वाले हो सर, जो आपने डेरिवेटिव्स में पढ़ा वही चीज़ आपकी यहाँ पे रिपीट होने वाली है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस और स्वैप। जब उन्हीं सारी चीज़ों को हमने देखना है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स चैप्टर के जस्ट बाद ही अगर हम इस चैप्टर को करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएगी। आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं सर। तो इस चैप्टर से 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बस कम मार्क्स आएंगे इसमें से, लेकिन 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थ्योरी पूछी तो 4 मार्क्स की आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपने देखा होगा डेरिवेटिव्स चैप्टर में जो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस हम देख चुके हैं वो किसी असेट पे हम लेते थे। असेट जो होता है वो स्टॉक हो सकता है, इक्विटीज़, इंडेक्स हो सकता है, आपके करेंसी हो सकती है और कमोडिटी हो सकती है। डेरिवेटिव्स चैप्टर में हमने इक्विटी शेयर्स पे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस देखा, इंडेक्स पे देखा, कुछ कमोडिटीज़ पे भी देखा जैसे कि राइस और गोल्ड। करेंसी पे नहीं देखा, वो आपका फॉरेक्स चैप्टर में फिर से रिपीट होगा, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। हमने और एक चीज़ जो देखनी है अब वो है यही तीनों कॉन्सेप्ट, चारों कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट रेट पे, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मैटर करेगा। अब इंटरेस्ट रेट कहाँ आता है सर, 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा आता है आपका। एक है सर लोन लेने के टाइम पे और लोन देने के टाइम पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगा लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं। लोन देना यानी एक तरह से इन्वेस्ट करना ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है उस चीज़ को हम मैनेज करने वाले। मैनेज करना यानी कि एक तरह से हेज करना हो गया। ठीक है सर, इतनी बात हो गई। अब हम चलते हैं इस पार्ट पे। सो थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो मेरी इंग्लिश बैच में से था मार्किंग, तो ये सब पहले हम हटा देते हैं। तो अब आप थोड़ा सा नोटिस करो कि बहुत सारी चीज़ें आपको फैमिलियर लगेगी। पहले के 4 क्वेश्चन जो है वो एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट नाम के कॉन्सेप्ट पे है। और इतना ही नहीं सर, 4 क्वेश्चन होने के बाद में उसी चीज़ को निकालना कैसा है थेरोटिकली, वो हम बाद में देखेंगे कि कैलकुलेटिंग थेरोटिकल एफआरए, 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 एफआरए। और उसके बाद जब हमारा थेरोटिकल एफआरए एक्चुअल एफआरए से मैच नहीं करेगा तो आर्बिट्राज कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि पिछले चैप्टर में भी हमने ऐसे ही करा था। फॉरवर्ड रेट पे कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसके बाद हमने देखा था कि यार ये फॉरवर्ड रेट निकालते कैसे, और एक बार निकालने के बाद में अगर एक्चुअल और थ्योरेटिकल में डिफरेंस आता है तो आर्बिट्राज कैसे होता है। यही सारी चीज़ें हम वापस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक अगर आप देखोगे तो थ्योरेटिकल एफआरए वाले क्वेश्चन है, यानी कि पूरा फॉरवर्ड रेट का पार्ट है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान के चलो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा, बस यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस चैप्टर में इंटरेस्ट रेट पे लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करना कि यहाँ से हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर शुरू होता है। फॉरवर्ड के बाद जैसे फ्यूचर शुरू होता है तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, फ्यूचर्स, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के, फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, आर्बिट्राज विद आईआरएफ। ये सारे चीपेस्ट टू डिलीवर जो बॉन्ड है ये भी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का ही पार्ट है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 21 तक हम क्या देखेंगे, फ्यूचर्स देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप नोटिस करना ऑप्शन शुरू हो रहा है। अच्छा, डेरिवेटिव्स में हमने 2 तरह के ऑप्शन देखे थे, वो था कॉल और पुट। याद है आपको? कॉल को यहाँ पे कैप ऑप्शन के नाम दिया जाता है, पुट को यहाँ पे फ्लोर ऑप्शन का नाम दिया जाता है। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों से एक और ऑप्शन बनाया जाता है जिसे कॉलर कहा जाता है। ये मोस्टली एक स्ट्रेटजी होती है, कैप, फ्लोर्स और कॉलर्स। ठीक है, तो ये हम देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक। तो 4-5 क्वेश्चन हैं इसके। इसके बाद सर तकरीबन 8 क्वेश्चन आपके शुरू होंगे स्वैप्स पे, जो कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में उतना क्या था ही नहीं कवर्ड।
इन 8 क्वेश्चंस के साथ में एक क्वेश्चन जो पिछला डेरिवेटिव्स का हमने छोड़ दिया था वो भी देख लेंगे। तो और कुछ है ही नहीं सर, बस फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस और स्वैप वापस रिपीट करना है। तो कॉन्सेप्ट्स वही सारे इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, आ जाओ। चलो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले आई थिंक हमें थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाहिए। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, तो थोड़ी बहुत शुरुआत करते हैं सर यहाँ से। ठीक है, अब ये बेसिकली इतना बड़ा बड़ा में क्यों लिखना, जब पीडीएफ आप ये पूरा का पूरा पीडीएफ एक साथ बाहर निकालेंगे तब आपको स्क्रॉल करते समय टॉपिक ना बहुत जल्दी मिल जाएगा, जब इतने बड़े में लिखा होता है। तकरीबन 196 पेजेस तो हो चुके हैं हमारे, और मान के चलिए 300 पेजेस तक तो चला ही जाएगा जब तक ये सिलेबस हमारा ख़त्म होगा सर। ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। देखो, दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक होता है लोन लेना, एक होता है सर इन्वेस्ट करना। हम लोन लेने को बाय लोन भी कह सकते हैं, और इन्वेस्ट करने को हम सेल लोन भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, बाय करना यानी कि एक तरह से लॉन्ग करना हो गया, और लोन को ही आप सेल करते हो यानी कि शॉर्ट करना हो गया। ठीक है सर, हम अगर लोन लेते हैं तो हमें बोरोवर कहा जाता है, और जो हम लोन देते हैं तो ऐसे टाइम पे हमें इन्वेस्टर या डिपॉजिटर कहा जाता है। ठीक है, आप डिपॉजिटर भी ले लो, बाकी इन्वेस्टर ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को बोरोविंग्स कहा जाता है, इस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे काम आएगी। ये एक ही तरह का मतलब, सबका मतलब एक ही हो गया। अब आप कहीं पे आपको लिखा है कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपने ख़रीदा है, मतलब इफ़ यू आर लॉन्ग, इसका मतलब आप लोन ले रहे हो सर, और शॉर्ट ऑन एफआरए है, इसका मतलब आप लोन दे रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इस चीज़ पे आ जाओ। जब भी आप लोन लेते हो, ठीक है, तो लोन लेने में और बोरोविंग्स में, और आप एक सेकंड, बोरोविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ये बताओ। इन सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट। नहीं, इन सब में इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मानते हो इस बात को। जब भी हम लोन लेते हैं हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम से कम हो, और जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे तो हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है सर, अब आप इंटरेस्ट रेट पे थोड़ी सी कहानी समझो। मान लो ये है टाइमलाइन, ये इंटरेस्ट रेट है आपके 5, 10, 15, 20, और ये है टाइम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ना दो तरह के होते हैं सर। एक इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स्ड, और एक इंटरेस्ट रेट होता है सर फ्लोटिंग। ठीक है, अब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मान लो कि आज आपने लोन लिया हो या इन्वेस्ट किया हो फिक्स्ड रेट पे, तो 4-5 साल तक वो सेम रेट रहता है आपका, बदलता थोड़ी है, वो रेट आपका सेम रहता है। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया,
या फ्लोटिंग रेट पे आपने इन्वेस्ट करा, और तो वो एक ऐसा रेट है, अगर आपने 10 पे लिया होगा लोन मान लो, तो वो रेट बदलते रहता है टाइम के साथ साथ, कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा, कभी बढ़ेगा, तो ये गिरते बढ़ते रहता है। ठीक है, अब आप मान के चलो, देखो जहाँ पे रेट फिक्स है ना, समझो बात को, जहाँ पे रेट फिक्स है वहाँ आज हमें पता है 10% है, अगले 1 साल में भी 10% ही मिलेगा हमको, अगले 1 साल में भी 10% ही मिलेगा, लोन लिया तो देना पड़ेगा, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, चिंता खत्म हो गई ना यहाँ पे कि नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, जो है वो आज पता है हमको। जहाँ पे अनसर्टनिटी आती है कि फ्यूचर में कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, वहाँ डेरिवेटिव्स का काम बहुत ज़्यादा आता है। आप पिछले चैप्टर में भी देख लेना, आपको नहीं पता होती थी कि आज से 6 महीने बाद में प्राइस क्या होगी शेयर की, तभी आप डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे हम फ्लोटिंग रेट के लोन पे ज़्यादा फोकस करेंगे सर, क्योंकि ये वो रेट है जो हमें नहीं पता 6 महीने बाद क्या होने वाला है। अगर इस पे हमने लोन लिया, मान लो कि इस रेट पे आपने लोन लिया, तो डर क्या सताएगा आपको? लोन लेने वाले को डर क्या होता है पता है? क्योंकि उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो नहीं चाहता कि ज़्यादा दे, इसलिए वो नहीं चाहता कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़े, वो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट गिरे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेगा, कम रेट उसे देना पड़ेगा, इंटरेस्ट में कम कॉस्ट आएगी। लोन लेने वाला ये चाहता है कि इंटरेस्ट गिरे, ठीक है, और लोन देने वाला चाहता है कि इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि उसे तो कमाई हो रही है, उसने तो इन्वेस्टमेंट करा है। इन्वेस्टमेंट अगर फ्लोटिंग रेट पे करा तो आप तो चाहते हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, कि आज मैंने 10 लाख कमाए, फिर 15 लाख कमाए, फिर 20 लाख कमाए, सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया। तो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि हम चाहते क्या हैं। हम अगर बोरोवर है तो हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट गिरे, और अगर हम इन्वेस्टर है तो हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़े। ठीक है, तो देखो भैया, जो हम चाहते हैं वैसा अगर होने लग गया या वैसा ही होने वाला है हमें पता है, तो रिस्क है ही नहीं। तो रिस्क कहाँ हुआ? रिस्क तो तब है जब हमको डर लग रहा हो, डर सता रहा हो। अब बोरोविंग्स में आपको नुकसान कहाँ हो सकता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए। तो अब बात करते हैं सर रिस्क की। रिस्क कब है? जब इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, और यहाँ इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। बस यहाँ रिस्क आएगा। तो जब भी हम आगे बात करेंगे एक चीज़ का ध्यान रखना, बोरोवर यानी डर कहाँ आया? इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टर यानी डर कहाँ आया? कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो यहाँ होगा हमें लॉस। ये है लॉस वाली सिचुएशन। अब ये लॉस ना हो, इसके लिए हमें डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा हेजिंग करने के लिए, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर एंटर करता है। तो आपको रिस्क समझ में आ रहा है क्या? पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द रिस्क or the chances that the interest rate will not go according to the borrower or investor. If the interest rates are expected to rise according to the borrower, there is a risk that he will have to pay a lot of money in interest. If the interest rate is expected to fall according to the investor, there is a risk that he will not receive the desired amount of interest for the coming quarter or half year. And in order to avoid the losses, we will be using the interest rate risk management chapter. We will be using forward, futures, options and swaps. चलो ठीक है, ये तो हो गई सर बेसिक कहानी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको पहली चीज समझाऊंगा, वो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। मान लीजिए
कि यह है टाइमलाइन, ठीक है सर। आज से ठीक 6 महीने बाद और 3 महीने के लिए ये क्या है टाइम देख लो, यह है 0 मंथ, यह 6 महीने और यह है 3 महीने। आज से ठीक 6 महीने बाद मुझे लोन चाहिए, आज नहीं चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए। तो ठीक है सर, 6 महीने इंतज़ार कर लेता हूँ और 6 महीने बाद जो भी मार्केट में रेट होगा उस पर मैं ले लूँगा लोन। बट एक दिक्कत है, ये है स्पॉट मार्केट। आज अगर आप लोन लेने जाते हैं तो मार्केट में 9% का मिल रहा है आपको, ठीक है सर, 9% का लोन मिल रहा है। पर मुझे तो आज चाहिए नहीं, मुझे तो 6 महीने बाद चाहिए। तो मैंने अभी अभी बताया 6 महीना इंतज़ार कर लो और उसके बाद में जो भी रेट होगा उस पर ले लेना। लेकिन आपको एक दिक्कत है कि 6 महीने बाद जब आप लोन लेने जाओगे तब आपको डर लग रहा है, बोरोवर हो आप, तो रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके होंगे। लेट से आपको लग रहा है कि इस दिन यार इंटरेस्ट रेट 9.60% भी हो सकता है, अपने मन से ले लिया तो बढ़ गया ना। अब आपको भी पता है मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और आप थोड़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट देने के लिए रेडी हो, लेकिन 9.6% तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इतना इंटरेस्ट नहीं देना चाहते। अब आपको लग रहा होगा यार ये 0.6% तो छोटा सा ही तो इंक्रीज़ है, ऐसा नहीं है सर। आपके ना इंटरेस्ट के रेट पे नहीं डिपेंड करता कि आपका रिस्क ज़्यादा है या नहीं, वो डिपेंड करेगा सर नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट पे। ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट या लोन की अमाउंट ले लो। मैं नोशनल क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बताऊँगा बाद में। लोन अमाउंट ले लो 60 करोड़ की, बढ़ा लो ना सीधा सीधा। अब आप कैलकुलेट करके देखो, 9% अगर 60 करोड़ पे कैलकुलेट करते हो तो वो आता है 5,40,00,000 रुपए, ठीक है, अगर इस रेट पे लोन मिल जाता है तो। और अगर 60 करोड़ आप 9.6% के हिसाब से लेते हो तो 5,76,00,000, 5,40,00,000, 5,76,00,000 यानी 76 लैक्स। व्हाट इज द डिफरेंस, 36 लैक्स रुपीज़ का डिफरेंस है। सिर्फ 0.60 बढ़ने से आपके पास फंड्स तो उतने ही है यूज़ करने के लिए, 36 लाख रुपए एक साल का ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कोई छोटी अमाउंट लग रही है आपको? नहीं सर। तो हाँ, मैं ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, पर 9.6 थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। अब हमें इतना तो पे करना है नहीं। अगर मैंने आज कुछ नहीं किया सर, ध्यान देना, तो 6 महीने बाद जो रेट होगा वो रेट पे लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो रिस्क है उसको मैं आज हेज करना चाहता हूँ। तो मैं अब अपने अलग रास्ते पे निकलूँगा हेजिंग करने के लिए। हेजिंग करने के लिए मैंने डेरिवेटिव्स मार्केट का सहारा लेने की ठान ली। सो आई एम गोइंग टू यूज़ डेरिवेटिव्स फॉर दिस पर्पज़। और इस पर्पज़ के लिए आपके पास में कई सारे ऑप्शंस है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो। एक ऑप्शन है फॉरवर्ड, एक ऑप्शन है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शंस और एक है सर स्वैप्स, ठीक है। इन सब तरीके से आप अपना जो रिस्क है वो कम कर सकते हो। शुरुआत हम सिर्फ फॉरवर्ड से करेंगे। तो मान लो कि आपने एक फॉरवर्ड खरीद लिया, इसे कहा जाएगा 6/9 FRA। अब इन सब का मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। आपने 6/9 FRA खरीद लिया। अब आप सबसे पहले तो ध्यान देना, आप किसके पास जाओगे यहाँ पे। फ्यूचर्स और ऑप्शंस का मार्केट तो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। फॉरवर्ड और स्वैप्स का मार्केट OTC मार्केट में होता है, मतलब ओवर द काउंटर कहीं पे भी। जैसे आप और मैं फ़ोन पे भी अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो दैट्स एन OTC मार्केट, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं ना, एक थोड़ा सही रहेगा। सो दिस इज़ OTC, दिस इज़ OTC, दिस इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड, दिस इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है, ओके सर। अब ध्यान देना, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में आप कौन हो सर? आप हो बायर। आपने लॉन्ग किया है FRA को। बैंक क्या है सर? बैंक है सेलर ऑफ द FRA। बैंक ने शॉर्ट किया है FRA को,
आप बैंक के पास जाओगे, इतना पैसा बैंक के पास होता है। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, सबसे पहला तो आपके दिमाग में आएगा सर एफआरए खरीदा ही क्यों, और ये कैसे डिसाइड हुआ कि एफआरए खरीदना है? बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव्स में हमने ये बार बार देखा है। आपको आज से ठीक 6 महीने, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, आपको आज से ठीक 6 महीने बाद लोन लेना है कि देना है? तो आज से ठीक 6 महीने बाद आपको ना लोन लेना है। दैट मीन्स आप लोन खरीदने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो लॉन्ग इन द लोन। मैंने आपको यही बोला, अगर लोन की भाषा में बात करना है तो ये लोन खरीदना, वो हो गया लोन बेचना। सो वैसे भी 6 महीने बाद आप लॉन्ग जाने वाले हो, तो जो चीज़ मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ वही चीज़ मुझे डेरिवेटिव्स में आज करनी है, क्योंकि मैं लोन का रेट फिक्स करना चाहता हूँ। मैं लोन खरीदने वाला हूँ तो एफआरए भी खरीदो। अगर आप लोन बेचने वाले हो, शॉर्ट हो, तो यू शुड गो शॉर्ट ऑन फॉरवर्ड। एक चीज़ का ध्यान रखना, सर आपने तो बोला था अपोजिट पोजीशन लेनी पड़ती है हेजिंग करने के लिए, तो वहाँ लॉन्ग है तो यहाँ लॉन्ग से कैसे हेजिंग होगी क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से कच्चे हैं अभी। मैंने सही बोला था कि अपोजिट पोजीशन लेने पे ही हेजिंग होगी, लेकिन अपोजिट पोजीशन सर यहाँ से कंपेयर नहीं करोगे, यहाँ से कंपेयर करोगे कि स्पॉट में अगर कोई पोजीशन है तो उसका अपोजिट आज लो, डेरिवेटिव में आज जो है उसमें आज लो, कल जो करने वाले उसमें आज नहीं। और आप देखना अपोजिट अपने आप आ जाएगा। यहाँ लॉन्ग लोगे तो स्पॉट में यहाँ पे क्या पोजीशन होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। और अगर यहाँ लॉन्ग है, यहाँ शेयर खरीद के रखा है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं बताता हूँ कि यहाँ मैंने शेयर खरीद के रखा है तो मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पे हेजिंग करो, क्यों? क्योंकि यही शेयर बाद में जाके तो आप बेचोगे ना। तो अब आप ध्यान देना, यहाँ से कंपेयर करोगे तो अपोजिट आता है और यहाँ से कंपेयर करोगे तो सेम आता है। तो एक कॉन्सेप्ट में जो क्लैरिटी आई है, पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई, आज के आज कंपेयर करना है तो अपोजिट पोजीशन है। ठीक है सर, अब मैं सारी चीज़ें वापस हटा देता हूँ। तो एक चीज़ क्लियर हो गई हमारी यहाँ पे कि हम बायर है, यानी कि हमने लॉन्ग किया एफआरए को, बैंक जो है वो सेलर है, वो उसने शॉर्ट करा है, अगर हमने खरीदा तो उसने बेचा होगा। ठीक है, उसके अलावा एफआरए का रेट फिक्स कर लेते हैं। हमारे और बैंक के बीच में एक रेट फिक्स होगा सर अब। ठीक है, देखो रेट फिक्स हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल 9.3%। सर 9.3 भी तो ज़्यादा है। देखो ज़्यादा तो है, उसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बैंक को भी ये लग रहा है कि रेट बढ़ेंगे, मुझे भी यही लग रहा है कि रेट बढ़ेंगे। सर आपको लग रहा है रेट बढ़ेंगे तो आपने कम रेट पे फिक्स कर लिया, बैंक क्यों कम रेट पे फिक्स करेगी जब उसको भी लग रहा है कि रेट बढ़ेंगे? एग्जैक्टली, बहुत सही बोल रहे हो आप। बैंक को भी अगर लग रहा है कि रेट बढ़ेंगे तो वो 9.3 पे सिर्फ तभी मानेगी जब बैंक को लगता है कि इससे कम ही रहेगा, रेट बढ़ेंगे लेकिन इससे कम रहेगा। चलो एक काम करते, मान लो कि 9.20% ले लो। अब अगर बैंक को लगता है कि बढ़ बढ़ के 9% से 9.20 ही होगा, तो 9.30 में बेचने में क्या हर्ज है? 0.10 का अभी भी गेन है। देख लो, जब मार्केट में बैंक सबको 9.20 पे लोन देगी, आपको 9.30 पे देगी, क्योंकि आपने एग्री कर लिया था 6 महीने पहले। तो बैंक के लिए तो फायदा है ये एग्रीमेंट में एंटर करना। एग्जैक्टली। तो दो चीज़ हो सकती है बैंक को, या तो बैंक को लग रहा है कि रेट गिरेंगे, तब भी बैंक के लिए इतने पे लोन देना फ़ायदे में। मान लो कि बैंक को लगता है कि गिरने वाली साइड में 8.80% हो जाएगा, तब भी तो जब मार्केट में बैंक 8.80 पे उस दिन लोन दे रही होगी, आपको 9.30 पे लेना ही पड़ेगा। तो बैंक के लिए तो बहुत अच्छी बात है, या तो कम हो रहा है या तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे कम 9.20, सीधी सी बात है। और हम तो सिर्फ 9.30 पे तभी मानेंगे जब हमें उससे ज़्यादा रहने की उम्मीद होगी लोन के। तो 9.60 है तो 30 में मानने में कोई हर्ज ही नहीं है, 0.30 तो फिर भी बचा रहा हूँ ना मैं। ठीक है सर, ओके। तो इस क्वेश्चन में मान के चलते कि भैया हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। 9.30 जो है, ध्यान देना, फॉरवर्ड रेट कहते हैं इसे। हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो 9.30 के फॉरवर्ड रेट पे हुआ है, इसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का फॉरवर्ड रेट हो गया ये। ठीक है, ये जो है
ये है सर ऑब्लिगेशन। मतलब अब आपके एक बार एग्रीमेंट कर लिया तो अब आप चाह के भी इससे हट नहीं सकते, आपको 9.30 पे लोन लेना ही पड़ेगा। मार्केट में स्पॉट रेट भले ही बढ़े या गिरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ऑब्लिगेशन है। और ये सिर्फ आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है सर, ये ऑब्लिगेशन तो बायर पे है और सेलर पे भी है। बायर एंड सेलर दोनों का ऑब्लिगेशन है, निभाना ही पड़ेगा वादा, ठीक है। अब आप सोचो, ज़रा सा सोचो, 9.6% अगर उस दिन का रेट रहा, ठीक है, तो 9.30 में हमें लोन मिल जाएगा। जब पूरी दुनिया 9.60 में उठा रही होगी, हमें 9.30 में ही लोन मिल जाएगा। चलो इस चीज़ को हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, पहले ये 6/9 को देख लेते हैं क्या है। अब आपने ये जो 6/9 लिखा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा पढ़ो समझो। मतलब 6/9 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है लोन पीरियड विल स्टार्ट 6 months फ्रॉम नाउ। और 9 का मतलब होता है लोन पीरियड विल एंड 9 months फ्रॉम नाउ। ओके, आया समझ में? तो ये एंड, ये स्टार्ट होगा। टाइमलाइन निकाल लेता हूँ एक बार थोड़ा सा वापस यहाँ पे। ये 0, ये 6, ये 9। सो ध्यान देना क्या क्या होता है कब कब। आज FRA स्टार्ट होगा सर, आज आप एग्रीमेंट में जा रहे हो बैंक के साथ में, क्यों जा रहे हो ये तो पता है ना। इस दिन FRA आपका एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे लोन पीरियड स्टार्ट होगा, और यहाँ पे लोन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आज से ठीक 6 महीना लग रहा है लोन को स्टार्ट होने में, आज से ठीक 9 महीना लग रहा है लोन को एंड होने में, इसलिए उसको 6/9 FRA कहा जाता है। 6/9 FRA कहा जाता है। ये 6 भी आज से है, 9 भी आज से, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है 3 महीना, वो होता है सर लोन वाला पीरियड। तो कभी भी अगर लोन का पीरियड निकालना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना, खत्म, पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तो भी आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो एक और चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं सर मुद्दे की बात करते हैं। अब ध्यान देना क्या होता है। अब अच्छा, एक और चीज़, एक चीज़ नोटिस करना कि FRA यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता यहाँ पे, क्योंकि आगे यहाँ से बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से तो आपका लोन पीरियड चालू हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि उस दिन 9.6% लोन चला गया। ठीक है, उस दिन अगर 9.6% लोन चला गया तो FRA में बैंक आपको 9.30 पे लोन देगी। अब मैं फिर से प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ। उस दिन जब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे देखो सर हमारा तो 9.30 पे लोन का डिसाइड हो गया था, आप मुझे 60 करोड़ रुपए दे दो। बैंक जिसके साथ FRA किया था वो मना कर देगी, वो बोलेगी भैया हम लोन नहीं देते। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे नहीं दोगे, हमारे बीच तो एग्रीमेंट हुआ था। एग्जैक्टली, बैंक बोलेगी ये जो FRA वाला या डेरिवेटिव का एग्रीमेंट होता है, इसमें आप भले ही आप बोलते हो कि आप मुझसे लोन ले लेना, लेकिन एक्चुअल में लोन यहाँ नहीं मिलता सर। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टार्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ही होगा जो खत्म होगा। सच में लोन लेने जाना है तो स्पॉट मार्केट में जाओ, कोई शेयर खरीदा है उसे बेचना है स्पॉट मार्केट में जाओ, इंडेक्स स्पॉट मार्केट में, करेंसी स्पॉट मार्केट में, कमोडिटी स्पॉट मार्केट है। ये मैंने डेरिवेटिव्स में भी बताया कि असली में चीज़ की खरीदी और बिक्री स्पॉट मार्केट में ही होगी, डेरिवेटिव्स मार्केट में तो सेटलमेंट होगा सर कैश में। तो यहाँ पे भी हमारा जो है कैश में सेटलमेंट होगा। ठीक है, बैंक ने बोला भाई मार्केट में जाके लोन ले लो, हमको वहाँ पे 9.60 में पड़ रहा है, ठीक है हम 9.60 में ले लेंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बैंक दे देगी डेरिवेटिव्स में। तो 9.60 एक हाथ से देने पड़ेंगे, 0.30 एक हाथ से ले लेंगे,
तो हमको पड़ेगा लेकिन इतना ही, जो हमने वादा किया था बैंक से उतना ही हमको पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ध्यान देना अब क्या होगा, अगर 9.6 रहा, ध्यान देना ये जो 9.6% है इसे कहा जाता है सर रेफरेंस रेट। मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसे कहा जाता है रेफरेंस रेट, और ये जो था इसे कहा जाता है फॉरवर्ड रेट। तो अब लोन के टाइम पे हम क्या करते हैं, सेटलमेंट में पहले तो ये पता लगाते हैं कि डिफरेंस क्या है। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट। अब आप ध्यान देना 9.6 माइनस 9.3 करोगे तो आपका आंसर आएगा गेन या लॉस 0.30%, और इस केस में देखना आपका 0.50% नुकसान होगा। अगर मार्केट में रेट गिर गया 8.80 तो आप दोगे सर अब बैंक को, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था 9.30 पे लोन लेने का, और सोचो आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे कोई 9.30 पे ही लोन लेने के लिए मजबूर कर रहा हो, तो आप भी बैंक को इंटरेस्ट नहीं दोगे। यहाँ बैंक आपको, ये वाले केस में बैंक बोलेगी 0.50 आप हमको दे दो, बाकी आपको लोन तो मार्केट में सस्ता मिल ही रहा है। तो आप मार्केट जाके 8.80 पे लोन लोगे, 0.50 इसको दोगे, तो आपको पड़ेगा फिर भी 9.30। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट रेट इन द स्पॉट मार्केट ऑन द एक्सरसाइज डे, ऑन द डे देन व्हेन वी एक्चुअली वांट द लोन, हमें जो रेट पड़ेगा वो 9.30 ही है। अगर यहाँ ज़्यादा देना पड़ गया तो इधर गेन हो जाएगा, यहाँ से वापस मिल जाएगा, और इधर कम दिया तो इधर और ज़्यादा देना पड़ जाएगा, टोटल 9.3 ही आएगा। ठीक है, तो ये गेन और लॉस आ गया। अब एक और चीज़ का ध्यान देना, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी। क्या सर, क्या नोटिस नहीं करा हमने ऐसा? 9.60, 8.80, 9% या 9.30%, ये जितने भी इंटरेस्ट रेट दिए थे ये पर एनम थे। कभी भी इंटरेस्ट रेट पर एनम कोट किया जाता है, यानी कि साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर हम इतना परसेंट लगाएंगे तो 60 करोड़ पे। लेकिन हमें तो लोन साल भर के लिए चाहिए ही नहीं था, हमने तो एग्रीमेंट ही 3 महीने के लिए किया था सर, हमने तो एग्रीमेंट ही 3 महीने के लिए किया था। एग्जैक्टली अगर ये पर एनम रेट है और ये भी पर एनम रेट है तो गेन और लॉस भी तो पर एनम आया होगा इन दोनों के डिफरेंस से, तो ये भी पर एनम हो गया। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 महीने में, जितने महीने का लोन पीरियड है। तो 0.30 को 12 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ये तकरीबन 7.5% आता है, 0.0075%। ठीक है, और ये आएगा 0.0125%। ये हो गया 3 महीने के लिए, अब बराबर आया है। ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई आपको कि क्या गड़बड़ हुई थी। अब आप ये परसेंटेज किस पे लगाओगे? सर 9.6 भी 60 करोड़ पे लगता, 9.3 भी इस पे लगता, सारे जो इंटरेस्ट रेट है 60 करोड़ पे ही लगेंगे, तो गेन और लॉस भी तो 60 करोड़ पे लगेगा। 60 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय ये लगाओ तो आपका अमाउंट आ जाएगा गेन और लॉस का। थोड़ा एक एक का ना गैप छोड़ के चलता हूँ, प्रॉपर दिखेगा, नहीं तो खचपच हो जाएगा यहाँ पे। 0.0075 एंड दिस इज 0.0125। ये हो गया 3 महीने के लिए। अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट में। 60 इंटू 0.0075%, यह आता है सर आपका 4,50,000 का फ़ायदा। 60 इंटू 0.0125%, यह आता है सर आपका 7,50,000 का नुकसान। ठीक है सर, है तो 3 महीने का ही। ठीक है, तो आप बताओ क्या सर, ध्यान देना मेरी बात पे, क्या सर ये मेरा फ़ायदा है? हाँ, आपका फ़ायदा डेरिवेटिव्स में, ये 7.5 आपका नुकसान है। कौन किसको देगा? 4.5 लाख रुपए, 4.5 नहीं समझ में आता होगा आपको, 4,50,000 रुपीज़ बैंक आपको देगी यहाँ पे क्योंकि आपका गेन है, और आप बैंक को दोगे इस केस में क्योंकि आपका लॉस है। अगर मार्केट में रेफरेंस रेट 8.80% चला गया तो ये स्पॉट रेट होता है, आपको यहाँ पे फ़ायदा हुआ तो यहाँ नुकसान हो जाएगा सर, एक चीज़ समझ लेना, और यहाँ नुकसान हुआ तो यहाँ फ़ायदा हो जाएगा, अल्टीमेटली पड़ेगा 9.30 ही। तो सर क्या ये बैंक मुझे दे देगी आज? नहीं देगी,
क्यों नहीं देगी सर? मेरा फायदा है, बैंक ने देना चाहिए। क्या मैंने 7,50,000 देना है आज बैंक को? नहीं देना है। क्यों नहीं दूंगा? मेरा तो नुकसान है, देना तो पड़ेगा ना सर। देना पड़ेगा, लेकिन एक और चीज़ आप भूल रहे हो। जैसे आप भूल रहे थे पर एनम से 3 महीने का कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे एक और चीज़ आप भूल रहे हो। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे लोन लेते 9.60% पे, मार्केट रेट पे, ये मार्केट रेट है, अगर फॉरवर्ड वॉरवर्ड कुछ नहीं होता तो 9.60 पे मिलता ना, या 8.80, तो जिस दिन लोन लिया क्या उसी दिन इंटरेस्ट देते? नहीं देते, उस दिन नहीं देते। ये तो इंटरेस्ट कब देते? कैश फ्लो कब होता उसका? इस दिन होता? नहीं, 3 महीने के एंड में होता, जिस दिन हमारा लोन खत्म करना। तो 9.60 दिया हुआ रेट यहां है, लेकिन पेबल यहां था। तो जब इसका कैश फ्लो यहां होना है, इसका कैश फ्लो यहां होना है, या किसी का भी कैश फ्लो एक्सपायरी पे होना है, तो गेन और लॉस भी तो उसी से निकला है ना, तो वो भी यहां पे लेना देना बनता है। ये 4,50,000 रुपीज का कैश फ्लो सर, ध्यान देना, यहां पे लेना बनता है आपको। पता चल गया यहां पे 6 मंथ्स के एंड में, लेकिन देना यहां, लेना यहां पड़ेगा, क्योंकि यहां का कैश फ्लो है। ये 9.60 भी यहां का है, 9.30 भी यहां का है, तो इससे निकला हुआ फायदा भी यहीं का है। 4,50,000 is a cash flow at the end of the 9 months. 7,50,000 is also a cash flow at the end of the 9 months. So आपको भी जो देना है वो 9 मंथ के एंड में देना है। लेकिन एक और चीज ध्यान दो, जब फायदा नुकसान यहां पे दोनों पार्टीज को पता चल गया है, तो दोनों पार्टीज रुकती नहीं है सर 3 महीने। दोनों पार्टीज आपस में सेटल कर लेती है। अब सेटल कर लेने का मतलब क्या 4,50,000 जो यहां लेना बनता था वो मुझे यहां मिल जाएगा? नहीं सर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी आपको। टाइम का तो कोई मतलब होता है ना, 3 महीने बाद की फिगर आज सेम थोड़ी दे देगा कोई आपको। तो 4,50,000 को डिस्काउंट कर लो और यहां पे आपको मिल जाएगी। 7,50,000 को डिस्काउंट कर दो और यहां से आप दे दो, खत्म। तो अगर 6 महीने के एंड में एफआरए खत्म हो रहा है, मैंने बोला था यहां पे आपको एफआरए यहीं खत्म हो रहा है, तो सेटलमेंट भी यहीं होगा। अब वो कैश फ्लो भले ही यहां की है, लेकिन एफआरए तो यहीं एक्सपायर हो रहा है, प्रॉफिट लॉस तो हमें यहीं पता चल गया, तो यहीं पे सेटल कर लेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। अब आती है सर दूसरी बात कि प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट कौन सा लेंगे? 9%, 9.3% या ये वाले, इन दोनों में से कोई एक होगा। देखो 9% नहीं लेंगे, ये तो पुरानी बात हो चुकी है, 9 महीने पुरानी बात है, कोई मतलब थोड़ी बनता है इसका। और ये वाला रेट भी नहीं लेंगे 9.30%, क्योंकि ये 9.30% एक कस्टमाइज्ड रेट था सिर्फ मेरे और बैंक के लिए, मेरे और बैंक के लिए, जो कि आज रेट एक्सपायर हो रहा है। जो मार्केट में रेट उस दिन चल रहा है 9.60%, ये है वो रेट जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, बराबर। इस रेट से डिस्काउंट करेंगे, रेफरेंस रेट से। अगर 9.6 चल रहा तो 9.6 से डिस्काउंट होगा, 8.8 चला तो 8.8 से डिस्काउंट होगा। तो ये जो 4,50,000 है ये 9.6 के रेट से डिस्काउंट होगा, 7,50,000 8.8 से डिस्काउंट होगा। लेकिन ये पर एनम में 3 महीने में कन्वर्ट करके डिस्काउंट करोगे, ठीक है। तो अब देखना, हम यहाँ पे डिस्काउंट रेट लेंगे। कैसे निकालोगे डिस्काउंट का रेट? 1 + 0.096 साल भर का है, इसको 3/12 से डिवाइड कर लो, कहानी खत्म। यहाँ पे भी 1 + 0.088 साल भर का है, इसको भी 3/12 से डिवाइड कर लो, कहानी खत्म। अब एग्जैक्टली ये जो रेट आता है वो क्या आता है मैं बताता हूँ, 1.0024 और 1.022, बस सेटलमेंट अमाउंट निकाल लेते हैं अब। 4,50,000 जो 9 मंथ के एंड की थी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बदल देता हूँ, जो कैश फ्लो लिख लेता हूँ। कैश फ्लो इसका 9 मंथ के एंड में था, तो आज वो डिस्काउंट कर लो, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1.0024, 448,922। अच्छा 00 नहीं आएगा, एक सेकेंड ना, 0.024, सो ये 1.024 है सर। सो ये आता है 4,39,453, ये आता है 7,33,855, ये है कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 6 मंथ।
सेटलमेंट तो 6 महीने के एंड में ही होगा। अब आपको समझ में आया क्या धीरे 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 क्या स्टेप थी। इस तरीके से सारा सेटलमेंट करना है और सिर्फ कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक बार मैं समराइज़ करता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखना, मैंने क्या बोला था कि पूरा चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का। जहाँ इंटरेस्ट रेट का रिस्क आएगा ना कि गिरने और बढ़ने से नुकसान हो सकता है, वही वाली सिचुएशन आएगी। यानी कि पूरे चैप्टर में मैक्सिमम हम जो लोग देखेंगे उनकी या तो ज़रूरत होगी लोन लेने की या लोन देने की। मैक्सिमम टाइम पे इस चैप्टर में यही होने वाला है, ठीक है। तो अब 60 करोड़, ध्यान देना सर, 60 करोड़ का हमको लोन चाहिए था आज से ठीक 6 महीने बाद में। हमने बोला यार इंतज़ार कर लो, 6 महीने के बाद जो रेट होगा उस पर ले लेना। लेकिन आपको लगा कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ने वाले 9.6 भी जा सकता है। अगर ये चला गया 9.6 10%, अगर ज़्यादा चला गया तो ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट लोन लेना पड़ेगा और ये हमें मंजूर नहीं था। हमको अगर कोई तरीका पता है तो हम वो इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए आप स्पॉट मार्केट से हेजिंग करने पहुँचे डेरिवेटिव्स मार्केट में। डेरिवेटिव्स में कई सारे दरवाजे खुले थे, आपने सबसे पहला दरवाज़ा चूज़ करा फॉरवर्ड का। आप बैंक के पास गए, बैंक को सारी सिचुएशन समझाई तो बैंक ने बोला 6/9 FRA ले लो, 9.3% चल रहा है। आपको लग ही रहा है वैसे भी कि 9.6% हो सकता है, बैंक को अंदर से पता है कि 9.6 नहीं जाएगा, तो आपको तो लग ही रहा है कि 9.6% जा सकता है। आपके लिए 9.3% काफ़ी अच्छा ये ऑफर है, आप ले लो, ठीक है। तो बैंक ने आपको ये वाला प्रोडक्ट बेच दिया, आपने खरीद लिया। आप हो गए यहाँ पे बायर, लॉन्ग FRA, बैंक हो गया शॉर्ट FRA। 6/9 मतलब आज से ठीक 6 महीने बाद आपका लोन पीरियड चालू होगा, आज से ठीक 9 महीने बाद आपका लोन पीरियड खत्म हो जाएगा। आज FRA चालू होगा और 6 महीने बाद FRA खत्म हो जाएगा। तो फॉरवर्ड रेट है 9.3%, जो दोनों के लिए ऑब्लिगेशन है। एक बार एग्रीमेंट हो गया तो दोनों पार्टी यहाँ पे मुकर नहीं सकती, भले ही किसी का फ़ायदा या नुकसान हो, ठीक है सर। ये सब देख लिया। अब एक्चुअल में अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में आपने कुछ इनिशियल मार्जिन वगैरह पे किया, प्रीमियम पे किया? नहीं सर, फॉरवर्ड में तो डेरिवेटिव्स में भी हम कुछ नहीं पे करते थे, सही बात है। तो यहाँ पे भी क्या पे करेंगे, फ्यूचर्स में आएगा, ऑप्शंस में आता है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने कुछ पे नहीं किया, घर चले गए। 6 महीना हम रुके और हमें पता चला कि यार ये तो रेट 9.60% हो गए, हमारा तो फ़ायदा हो गया, क्यों हमारा जो डिसीजन था वो सही हो गया, बैंक का डिसीजन गलत हो गया ऐसे टाइम पे। तो अब आपको बैंक 0.30% का कवर करके देगी, क्योंकि लोन लेने तो आप मार्केट में ही जाओगे, वहाँ आपको महंगा पड़ेगा, तो बैंक बोलेगी ये लो 0.30%। किस पे लगेगा सर? 60 करोड़ पे लगेगा, लेकिन ये भी पर एनम था, ये भी पर एनम था। तो आप 0.30% जो पर एनम था आपने उसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करा, 60 करोड़ पे लगा के पता लगाया कि 4,50,000 रुपीज़ का गेन आता है। लेकिन ये गेन तो 9 महीने बाद देने वाली बात आती है, कैश फ्लो यहाँ का है, यहाँ सेटल करना है, तो हमने डिस्काउंटिंग कर ली, डिस्काउंटेड वैल्यू सेटल कर ली, जो दोनों के लिए, बैंक और हमारे लिए, दोनों के लिए ठीक बात थी। और डिस्काउंटिंग करने के लिए हमने रेट कौन सा लिया? रेफरेंस रेट। ये चीज़ का ध्यान देना, रेफरेंस रेट लोगे डिस्काउंटिंग करने के लिए, बस। अगर लॉस हुआ तो वैसे ही सारा कैलकुलेशन होगा। अब मेरी बात आती है कि सेटलमेंट का कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है क्या ये सबसे? हाँ सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है, ध्यान देना मेरी बात पे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ले लो सर आप नोशनल आपकी प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान दो, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये तो सारी कहानी मैं बता रहा था आपको। अगर आपको सच में लोन लेना है तो मान लो कोई बंदा है जिसको लोन लेना ही नहीं है, वो सिर्फ मार्केट में आके फ़ायदा नुकसान करना चाहता है, स्पेकुलेटर है। तो FRA यहाँ पे उसने खरीदा, FRA यहाँ पे उसने बेच दिया, उसको 4,50,000 रुपीज़ का गेन हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो स्पेकुलेशन कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे केस में 60 करोड़ रुपीज़ का वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट तो डिसाइड हो जाता है FRA में, नॉमिनल अमाउंट भी तो या प्रिंसिपल अमाउंट भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी जिस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ऐसे केस में जो अमाउंट ये प्रिंसिपल की डिसाइड होती है उसे नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। नोशनल जब कहा जाता है इसका मतलब ये होता है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट का एक्चुअल में कैश में एक्सचेंज नहीं होता, ना बैंक हमको देती है ना हम बैंक से लेते हैं, वो बस एक वैल्यू है जिस पे हम सारा खेल खेलते हैं, ठीक है। तो उसे नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। सबसे पहले तो देखो हमने कैलकुलेशन कैसे लिखा, हम 9.60 वाला रेट लेंगे, 9.60 वाला 439,453, ये हमारा गेन था, 439,453 ये हमारा गेन था। ये गेन आया कैसे सर? बहुत सिंपल है, 4,50,000 को 1.024 से डिस्काउंट करके, ठीक है। तो 4,50,000 कैसे आया सर? 60 करोड़
मल्टीप्लाइड बाय, आप अगर ध्यान दोगे तो 0.0075% हमने लगाया तो हमें गेन आया। और 1.024 कैसे आया? 1 + 0.096 को हमने कन्वर्ट करा था 3/12 से। ठीक है, अब ऊपर में 0.0075 कैसा आया ये भी मैं बता देता हूँ। 0.096 माइनस 0.093, ये तो उस दिन का रेफरेंस रेट था, स्पॉट रेट, और हमारा एग्रीमेंट इतने पे हुआ था। ये साल भर का था और इसको हमने 3/12 करा। ठीक है, तो हमारा रेट आ गया। अब हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं 1 + 0.096 इंटू 3/12। बस इसी को अब आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। ये जो 60 करोड़ है इसे आप बोलोगे सर नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और इसको रेफरेंस रेट कहा जाता है, इसको फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। ये जो 3 महीने आपने लिए हैं, ठीक है, 3 महीने आप लो, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 90/360। तो ध्यान देना, जो 90 आप लेते हो उसे कहा जाता है डेज टिल मेचोरिटी, मेचोरिटी तक के कितने दिन बाकी है, और इसे कहा जाता है डेज इन अ ईयर, साल भर में कितने दिन होते हैं। तो आप 3 को क्या बोलोगे? मंथ्स टिल मेचोरिटी, और ये हो गया मंथ्स इन अ ईयर। तो इस तरह से आपका सारा फॉर्मूला बनता है सर। आ जाओ लिखते हैं यहाँ पे, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट इन आउटसाइड द ब्रैकेट डेज टिल मेचोरिटी। आपको मंथ्स लेना है, आप मंथ्स ले लो, फॉर्मूला जो है वो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, तो डिवाइडेड बाय डेज इन अ ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिस्काउंटिंग करेंगे, 1 + रेफरेंस रेट इंटू डेज टिल मेचोरिटी डिवाइडेड बाय डेज इन अ ईयर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया सेटलमेंट का फॉर्मूला। अब अगर इससे आंसर पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो आपका गेन है, और नेगेटिव आता है तो आपका लॉस है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये सिर्फ अप्लीकेबल है जब आप FRA खरीद रहे हैं। ठीक है, अब तो सर FRA अगर हम बेचे तो क्या? पहला सवाल हमारे जो दिमाग में आता है, शॉर्ट FRA के लिए कोई और फॉर्मूला है क्या? हाँ, थोड़ा सा अलग है, बाकी तो सारा सेम है। शॉर्ट करते हो तो थोड़ा सा अलग है बस। देखो मैंने कॉपी पेस्ट ही किया, इसका मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो सेम ही होगी। बिल्कुल सर, सिर्फ एक फ़र्क है, ध्यान देना, ये जो RR/FR है ना, इसको पलटा के लगा दो FR माइनस RR, क्योंकि आपने अपोजिट पोजीशन ली है तो अब आप दूसरे रेट से माइनस करोगे पहला रेट। बस इतना करना है आपको। यहाँ पे भी कर देता हूँ RR माइनस FR। तो जब आपने FRA खरीदा है तो रेफरेंस रेट को, फॉरवर्ड रेट को रेफरेंस में से माइनस करोगे, और शॉर्ट करा है तो रेफरेंस को फॉरवर्ड में से माइनस करोगे। अब पॉजिटिव आया तो आपका गेन है, नेगेटिव आया तो आपका लॉस है। एक और चीज़ समझो, अगर आप ये फॉर्मूला सेम भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दूसरे वाले केस में, लेकिन फिर ये पॉजिटिव निगेटिव को संभल के यूज़ करना। अगर इसी फॉर्मूले को यहाँ पे रख देते हो तो आंसर निगेटिव आएगा, वो गेन कहलाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाओ कि वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ निगेटिव वाले को गेन बोलना पड़ेगा ऐसे केस में। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ें हैं सर जो आपको याद रखनी है, और तो धीरे धीरे लेते जाएंगे। आइए सर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का, देखो 60 करोड़ 3 महीना 6 महीने बाद, करंट रेट 9% का है जो ऊपर जा सकता है। FRA आपका 9.30 पे डिसाइड हो गया,
9.6% पर एनम या 8.80% पर एनम रेट जा सकता है। क्या बताना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एफआरए और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट टू द कंपनी। यही क्वेश्चन था सर जो हमने अभी सॉल्व किया है। तो मैं चाहता था कि टाइम बचे, एग्जाम्पल तो देना ही था, ज़ीरो से समझाना था। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-5 मिनट बहुत हो गए, पर समझने के बाद ना, समझाने तक तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आया ना समझ के, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सेम आंसर भी है सर। ये देखो 439 453 उसी फॉर्मूले से निकाला हुआ, ये 439 453। ठीक है, और आप ये फॉर्मूला भी देख लो, 60 करोड़ को 9.6 माइनस 9.3 करा, 3/12 से मल्टीप्लाई करा ताकि हम टाइम में कन्वर्ट कर दे, और ये डिस्काउंटिंग करी। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप ध्यान देना, जब भी आप नोशनल अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये साल भर का गेन और लॉस आएगा, एनुअल गेन और लॉस। ठीक है, द मोमेंट यू विल मल्टीप्लाई इट विद द डेज टिल मेचोरिटी एंड डेज इन अ ईयर, तो इतना जो पूरा पार्ट है वो आ जाएगा सर गेन और लॉस फॉर लोन पीरियड। जो भी लोन पीरियड था आपका, उतना जितना आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये पेबल है एट द एंड ऑफ द लोन, इसलिए ये जो डिनोमिनेटर आपने यूज़ करा है ये और कुछ नहीं, डिस्काउंटिंग का काम करता है पूरा डिनोमिनेटर। ठीक है, कहानी खत्म। मतलब समझ में आना चाहिए सर। ऊपर में क्या है, जो कैश फ्लो हमें 9 महीने बाद यानी कि एक्सपायरी ऑफ द लोन पे मिलने या देनी पड़ेगी, उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू डिनोमिनेटर से निकल जाएगी। यह है 733,855 नेगेटिव यानी कि लॉस, 733,855। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लो क्या किया। क्वेश्चन ने बोला था कि एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ेगी कंपनी को। एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट सर आपको 9.3 ही पड़ेगी, और ये पड़ेगी कैसे ये दिखाना ज़रूरी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि 9.6% उस दिन का रेट चला जाता है, तो मतलब क्या है कि उस दिन मैं बैंक जाके लोन ले लूँगा मार्केट में स्पॉट रेट पे, तो 9.6% का मुझे आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा 3 महीने के लिए। देखना, 60 करोड़ पे 9.6% 3/12 यानी कि मैं बैंक को कितना इंटरेस्ट दूंगा, 1,44,00,000 रुपीस। लेकिन मेरा तो एग्रीमेंट भाई कम का हुआ था, तो बैंक को तो मैं एक हाथ से 1,44,00,000 दे दूंगा, लेकिन एफआरए में मुझे फ़ायदा हो जाएगा। एफआरए में 4,50,000 में वापस ले लूँगा। सो 3 पार्टीज है टोटल मिला के, मैं जिससे डील कर रहा हूँ वो एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है। इसको 1.44 में दूंगा, लेकिन इधर से मैं 0.45 ले लूँगा, 0.045 सॉरी। या आप लैक्स में अगर लिखना चाहें तो 144 लैक्स में दूंगा और 4.545 लैक्स में ले लूँगा। तो मुझे जो पड़ेगा नेट में वो पड़ेगा सर -139.50, ये इतना ही। और इसको अगर आप 60 करोड़ पे, 60 करोड़ यानी 6,000 लाख हो गए, पे कैलकुलेट करोगे तो वो 9.30 ही आता है। तो आप देख रहे हो 2 चीज़ें होगी ना उस दिन मेरे साथ में, स्पॉट रियल में जो मैं लोन लूँगा वो स्पॉट मार्केट में लूँगा, और वो कैश में सेटलमेंट। अगर 8.80 गया तो मैं 132 लाख रुपए तो इंटरेस्ट दूंगा, और 7,50,000 तो सेटलमेंट का दूंगा फॉरवर्ड रेट का। दोनों का मिलाओगे फिर भी 139 ही आएगी। फ्रेम ही हमने ऐसा करा कि 139.50 के ऊपर जाएगा ही नहीं, ना नीचे ना ऊपर। तो नेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी कंपनी को, 9.30%, जो स्टार्टिंग में एग्री करा था। और कंपनी इज ओके विद दैट, क्योंकि कंपनी ने खुद बोला था ज़्यादा हो गया तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, आज ही फिक्स कर लेते हैं कि क्या हमें इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। तो एफआरए में 9.30% जिस दिन डिसाइड करा था उसी दिन डिसाइड हो गया था कि आपको इससे ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी ही नहीं। ठीक है सर, ये हो गया क्वेश्चन। ये वाला होमवर्क ले लो, एग्जैक्ट सेम है पहले वाले जैसा। तीसरा वाला हिस्सा लो। अब तीसरा वाला पार्ट पता है, इन्वेस्टर वाला पार्ट है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है। ध्यान देना, एक ट्रेजरर है ऑफ अ कंपनी, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 90 दिन बाद $15 मिलियन मिलेंगे। हो सकता है कोई एफडी बनाई होगी तो वो एक्सपायर हो रही होगी, या फिर कोई सेल्स किया होगा तो बाहर से कोई पैसा आने वाला होगा। तो $15 मिलियन 90 दिन बाद मेरे हाथ में आ जाएंगे। मैं क्या करूँगा सर, मैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं कौन हूँ, ट्रेजरर, इन्वेस्टर। तो मुझे क्या करना है, 90 दिन बाद बेचना है पैसे को, कहीं पैसा डालना यानी कि देना, देना यानी कि बेचना। लोन बेच रहा हूँ, ध्यान देना, शॉर्ट पोजीशन है फ्यूचर में जो होने वाली है।
ठीक है। द ट्रेजरर एक्सपेक्ट करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे। यही तो भैया नुकसान है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमने आपको ये चीज़ बताई, इन्वेस्ट करने वाला जो होता है वो एक तरह से लोन बेचता है, शॉर्ट करता है पोजीशन को, इन्वेस्टर कहलाता है, इन्वेस्टिंग कहलाता है। उसको ये रिस्क नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, वो तो चाहता है इंटरेस्ट रेट बढ़े, लेकिन रिस्क जो है उसको वो ये है कि कहीं इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए, क्योंकि आज जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पैसा नहीं है। और जब पैसा आएगा तब इंटरेस्ट रेट गिर चुके होंगे तो वो भी बुरी बात है। मैं नहीं चाहता कि जब मेरे पास में पैसा आए तो कम रेट पे मुझे इन्वेस्ट करना पड़े, इसलिए आज ही इन्वेस्ट करने का यानी कि शॉर्ट करने का मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ। आई विल एंटर इनटू अ शॉर्ट FRA, शॉर्ट करूँगा FRA को। आज से ठीक 90 दिन बाद मैं पैसा दे दूंगा और रेट आज फिक्स कर लूँगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेज अगेंस्ट द रिस्क, in order to hedge against this risk, the treasurer decides to use an FRA जो एक्सपायर होगा 90 दिन बाद। ध्यान देना, FRA कब एक्सपायर होता है? आज अगर शुरुआत करते हो और FRA एक्सपायर होता है जिस दिन हमारा लोन शुरू होता है या इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, तो 90 दिन बाद मेरा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो उसी टाइम पे तो FRA एक्सपायर होना चाहिए। आज तो शुरू कर दूंगा मैं FRA शॉर्ट पोजीशन लेके, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पे उसी दिन जिस दिन लोन स्टार्ट होता है, जिस दिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा उसी दिन FRA एक्सपायर होगा। तो 90 दिन बाद का हो गया ये, 90 दिन यानी कि 3 महीने, ओके। इसके बाद एंड इज बेस्ड ऑन अ 90 डे लाइबोर। अब ध्यान देना, 90 डे लाइबोर, सबसे पहले तो लाइबोर का मतलब होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ये सारे पहले वाले लेटर अगर आप लोगे तो वो लाइबोर बनता है। लंदन में यानी यूके में कुछ बैंक्स का अपना एक ग्रुप है, एसोसिएशन कहते हैं उसको, डेली बेसिस पे वो लोग अलग अलग डेज का, अलग अलग डेट्स का इंटरेस्ट रेट मार्केट में रिलीज़ करते हैं, जिसको पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, जो फ्लोटिंग रेट होता है। तो 90 दिन बाद 90 दिन का लाइबोर मार्केट में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। यहाँ पे अगर आपको कोई 90 डे लाइबोर दे और आप उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहो, ठीक है, अगर आपको इस रेट पे इन्वेस्ट करना है तो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो? सिर्फ 90 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो सर। यानी कि आगे का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है मेरा वो भी मुझे पता चल गया, वो होगा सर और 90 दिन यहाँ से। यानी कि स्टार्ट होगी कहानी 0 पे, 90 डेज़ बाद 90 डेज़ के लिए मैं इन्वेस्ट करूँगा, 90 डेज़ लाइबोर पे करूँगा, यानी सिर्फ 90 दिन ही कर सकता हूँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी और डेट ले लो, उसका लाइबोर दिया ही नहीं है आपको क्वेश्चन में, कोई भी और ले लो। तो 90 डेज़ में कहानी शुरू होगी, 180 डेज़ में कहानी ख़त्म होगी, दोनों के बीच का जो गैप है वो है 90 डेज़ का। मंथ्स में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो 0, 3 महीने और 6 महीने, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई क्लियर। आपको ये भी समझ में आ गया कि हम यहाँ पे शॉर्ट जाने वाले, वही चीज़ हेजिंग में क्या होता है, वही पोजीशन हम यहाँ पे लेते हैं जो फ्यूचर में लेने वाले होते हैं। आप फिर से समझ लेना सर, कभी आप सेम पोजीशन से खाते हो, कभी अपोजिट से खाते हो, तो एक चीज़ समझो, जो स्पॉट में यहाँ पे पोजीशन होती है उसका अपोजिट लेते हैं हेजिंग करने के लिए, जो यहाँ करने वाले होते हैं वो वाला सेम पोजीशन लेते हैं हेजिंग करने के लिए, ठीक है। यू विल गो शॉर्ट FRA, यानी कि आप बेच रहे हो, अब रेट गिर जाते हैं, मान लो एक रेट पे आपने बेच दिया और रेट गिर गए तो बहुत अच्छी बात है, आपको फ़ायदा होगा सर। कोई भी हायर प्राइस पे बेचने के बाद प्राइसेस गिरने की ही एक्सपेक्टेशन रखता है। अगर आप खरीदते हो ना, लॉन्ग जाते हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे फ़ोन खरीदने के बाद, फ़ोन तो खैर होता नहीं, शेयर्स खरीदने के बाद मैं चाहता हूँ कि उसकी प्राइसेस बढ़े, खरीदने के बाद बढ़ने की उम्मीद लगाता हूँ, बेचने के बाद गिरने की उम्मीद लगाता हूँ। तो मैं FRA बेच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आगे जाके रेट्स गिर जाए ताकि फ़ायदा हो। अब देखना आगे क्या दिया है। जो FRA हमने डिसाइड करा है वो है 1.5% का, यानी कि मुझे 1.5%, 1.5% में इन्वेस्टमेंट करने मिल जाएगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे मेरे $15 मिलियन पे, ठीक है। एट एक्सपायरेशन,
एक्सपायरी कौन सी एक्सपायरी, इन्वेस्टमेंट की या एफआरए की? एफआरए की एक्सपायरी सर, ये सारी कहानी एफआरए के इर्द गिर्द घूम रही है। तो एफआरए कब एक्सपायर हो रहा है? एफआरए स्टार्ट यहाँ पे होता है, एक्सपायर यहाँ पे होता है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट यहाँ पे होता है और एंड यहाँ पे होता है, तो यहाँ की बात चल रही है। एट एक्सपायरेशन लाइबोर इज 1.25%। ले लो, अब मार्केट का रेट भी आपको पता चल गया, 1.25%। आपने बेचा था 1.5% पे, मार्केट में रेट गिर गया, मार्केट में रेट देख रहे हो गिर गया, फ़ायदा होगा सर। बेचा इतने पे, खरीदा इतने पे, मान के चलो एक्सपायरी है तो जो स्पॉट का रेट है वही एफआरए का रेट होता है, तो आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है सर, आगे देखो और क्या दिया है। अज्यूम दैट द नोशनल प्रिंसिपल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज 15 मिलियन। जितना हमें मिलेगा उतना ही हम पूरा एफआरए में कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, हो सकता है 15 मिलियन में से 5 मिलियन हमको कहीं बिजनेस में लग रहा है तो हम वहाँ लगा देंगे, बाकी $10 मिलियन पे एफआरए ले लेंगे, तो पूरी कहानी 10 मिलियन की बन जाएगी सर, वो 5 मिलियन भूल जाना। ठीक है। इंडिकेट वेदर द ट्रेजरर शुड टेक अ, कहाँ गया भाई, लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन टू हेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। शॉर्ट पोजिशन लेंगे, ये समझ में आया क्या? आप इन्वेस्टर हो सर, आपको पैसा देना है, बेचना है, इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट बोलते हैं उसे बेचने को, तो आप लोगे शॉर्ट पोजीशन। क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है यहाँ पे एफआरए की, देख लो, क्लियर 3/6। 3/6 का क्या मतलब है? देखो, आज से ठीक इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में सर शुरू हो रहा है? आज से ठीक 3 महीने में इन्वेस्टमेंट शुरू होगा और आज से ठीक 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही यूज़ करते हैं ना, जो आज से शुरू हो रहा है और आज से ख़त्म हो रहा है, तो 3/6 एफआरए हो गया। ये ला 3/6 एफआरए हो गया। अब आती है तीसरी बारी, कैलकुलेट द गेन और लॉस टू द कंपनी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंटरिंग इनटू एफआरए। सेटलमेंट अमाउंट, फायदा या नुकसान। देखो फॉर्मूला से निकालो आप, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इन ब्रैकेट, क्या लोगे सबसे पहले? फॉरवर्ड रेट लेते हैं सर शॉर्ट पोजीशन पे, अगर लॉन्ग रहती तो रेफरेंस रेट लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा सर? इससे हमारा एनुअल गेन और लॉस आ जाएगा, एनुअल। लेकिन हमने तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ डेज टिल मेच्योरिटी, डेज इन अ ईयर, 3 महीने के लिए किया है, और डिवाइडेड बाय देना आखिरी में, लेना आखिरी में, इसे डिस्काउंटिंग करेंगे 1+, डिस्काउंटिंग हमेशा रेफरेंस रेट पे होगी। सो 15 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.50 का रेट हमारा डिसाइड हुआ था, लेकिन मार्केट में 1.25 चल रहा है। तो प्रैक्टिकली बताऊँ मैं, प्रैक्टिकली क्या होगा ना, उस दिन जिस दिन मेरे पास में पैसा आएगा, मैं मार्केट में जाके ही इन्वेस्टमेंट करूंगा और मुझे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसीलिए बचा हुआ इंटरेस्ट मैं लेने जाऊंगा एफआरए वाले पार्टी के पास। इनटू डेज टिल मेच्योरिटी, आप या तो 3/12 लिख लो, अगर क्योंकि इसमें 90 डेज लिखा है तो आप 90 डेज बाय 360 कर लो। क्वेश्चन में 92 यूज़ करा है, थोड़ा गलत लगता है मुझे, मतलब जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है तब तक आप 92 या 91 डेज या 31 डेज नहीं मानना। तो ये ऐसा आप सिंपल रख सकते हो, डिवाइडेड बाय 1 + 0.0125 इंटू 90/360। चलो सॉल्व करके देखो, ये दोनों परसेंटेज में है, कहीं 1.5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, परसेंटेज नहीं निकाला सारी कि ये दराए पे पानी फिर जाएगा। तो $9375 आते हैं सर आपके, जो आज से ठीक 6 महीने बाद आपको मिलने हैं, लेकिन सेटलमेंट तो 3 महीने बाद होना है। 1.003125, तो ये आता है सर 9345.79। इतने का सेटलमेंट हो जाएगा 3 महीने बाद। ध्यान देना टाइमलाइन के अगर हिसाब से जाए तो इस पॉइंट पे आपको फ़ायदा नुकसान पता चल गया, ठीक है, पता चल गया। लेकिन वो देने या लेने की बात आती है, यहाँ पे वो अमाउंट है $9375, ये वाला न्यूमरेटर वाला यहाँ पे। अब जब पता यहाँ चल गया है तो इतना इंतज़ार और कौन करेगा? डिस्काउंट कर लो रेफरेंस रेट पे 1.25%, तो आप इतना आपको मिल जाएगा। ये देखो 9345.79। अच्छा, अगले क्वेश्चन में 92 डेज यूज़ करा है, वो
देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें लोन की बात होगी, कैसे वो भी मैं बताता हूँ। कहीं वर्ड लोन, कहीं पे भी वर्ड इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट यूज़ नहीं करा गया। अब आपको ये चीज़ समझना और सीखना ज़रूरी है कि कैसे पता लगाते हैं। टीएम फिनकॉर्प, एक तो ये कंपनी का नाम हो गया, हैज़ बॉट अ 6/9 100 करोड़। 6/9 यानी आज से ठीक 6 महीने में चालू होगा, और 9 यानी आज से ठीक 9 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी पीरियड है वो है 3 महीने का, ठीक है। 100 करोड़ का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, और उसका रेट डिसाइड हो गया आज 5.25%, ठीक है। ऑन फिक्सिंग डेट, ये फिक्सिंग डेट को अंडरलाइन करो, यहाँ पे लिखो जिस दिन FRA एक्सपायर होगा, ये वाली डेट है वो। रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट को अंडरलाइन करो, ये उस दिन की स्पॉट रेट है। माइबॉर, माइबॉर में से M को अंडरलाइन करो, ये लाइबॉर का लोकल वर्जन है अपना इंडिया का, इसे मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट कहा जाता है। अब बाहर वालों ने बनाया तो हम भी पीछे क्यों रहेंगे, हम हमारा भी एक वर्जन बना के छोड़ेंगे। तो माइबॉर उस दिन ये थे 3 महीने का माइबॉर, 6 महीने का माइबॉर, 9 मंथ्स का माइबॉर। अब आप पूरी कहानी से ये बताओ कि कहाँ से पता चलता है कि आपने लोन लिया है या आप लोन लेने वाले हो। एक ही वर्ड है जिससे आपको आइडिया आएगा, या बताओ आप इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बताओ, आपने FRA खरीदा है, यू आर लॉन्ग ऑन दी FRA। और लॉन्ग वाली सिचुएशन में हम लोन के एंगल से देखेंगे। लॉन्ग वाली सिचुएशन यानी हमने खरीदा, पैसा खरीदना चाहते हैं। पैसा खरीदना मतलब पैसा आना, बैंक जाके लोन लेते हो तभी पैसा आता है। तो लोन वाली सिचुएशन में पैसा आता है। आप देखो लोन में आता है कि इन्वेस्टमेंट में आता है, पैसा लोन में आता है, ठीक है। तो यहाँ बॉट वाली, बॉट से ही पता चल गया, जहाँ जब बॉट लिखा था तभी मतलब हो गया कि भैया लॉन्ग है हम, ठीक है, ख़त्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट और लॉस निकालना है टू टीएम फिनकॉर्प इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है। अब आप बताओ प्रॉफिट लॉस कितना है। 5.25 को कौन से रेट से कंपेयर करोगे, 5.5 से, 5.7 से, 5.85 से? मैं बताता हूँ। आपके तो 6 महीने भी है यहाँ पे, तो 6 से कंपेयर कर लो। 9 महीने भी है, 9 से कंपेयर कर लो। किस से कंपेयर करोगे? इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है इसमें, आपको इनफैक्ट एक मौका दिया है सीखने का। पिछले वाले क्वेश्चन में जब आप देखोगे, जो मैंने एग्जांपल समझाया था, आपने इस 9.30% को, अगर आपको दिख रहा है, को कंपेयर किया था 9.6, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक रेट दिया था मैंने। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि ये जो रेट है, इस पे अगर आपको लोन लेना है 3 महीने के लिए, तो ये 3 महीने का एनुअल रेट दिया हुआ है। दिस इज अ 3 मंथ्स रेट। इस दिन और भी रेट होंगे मार्केट में। 6 महीने के जिसका लोन चाहिए उसका रेट अलग है, 12 महीने वाले का अलग है, 2 साल वालों का अलग है, 5 साल वालों का अलग है। एक ही दिन बहुत सारे रेट्स होते हैं। हमें अगर एक ही रेट दिया है, 3 महीने का ही लोन चाहिए, तो हमने माना कि ये रेट 3 महीने का ही है। ये भी FRA 3 महीने के लिए था, 3 महीने 9 और 6 में से जो गैप आ रहा है, ये भी 3 महीने का था, तो हमने कंपेयर करा। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाता हूँ। 069, ठीक है। आपने यहाँ पे 6/9 का FRA लिया, और आपको ना 3 रेट दिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। अब आप जब यहाँ पे पहुँचे तो आपको 3 महीने का RR दिया है, 6 महीने का RR दिया है, 9 महीने का RR दिया है। आप बताओ, आपका एक चीज़ तो क्लियर है ना कि सर ये 3 महीने का FRA है। अच्छा, ये 5.5% पे आपको लोन कितने दिन के लिए मिलेगा? 3 महीने के लिए। 5.7% कब लगेगा पता है आपको रेट? जब आपको लोन 6 महीने के लिए चाहिए। अगर आपको यहाँ से, इस डेट से 9 महीने के लिए लोन चाहिए ना, तो 5.85 लगेगा। अब बताओ आपको कितने महीने के लिए चाहिए था? 3 महीने के लिए। तो 3 महीने का रेट देखो। ये बाकी सब आपको पागल बनाने के लिए दिया हुआ है, कन्फ्यूज़ करने के लिए, कि बंदा कन्फ्यूज़ हो जाए। सिर्फ 5.5 से कंपेयर करोगे आप। आया क्या समझ में आपको? 3, 6 और 9 का क्या मतलब है? वो तो सिर्फ 3 दिए हैं, यहाँ पे 12, 24, 5 साल, 10 साल सबके रेफरेंस रेट अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है कि कोई भी पॉइंट पे आपको लोन कितने टाइम के लिए चाहिए, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बदलता है। यहाँ 3 महीने के लिए चाहिए था हमें, इसलिए 3 महीने का रेट लेंगे। तो हमारा जो रेट एग्री हुआ था वो था 5.25,
है ना, कि हमें कितना बढ़ना चाहिए 5.25, और हम लोन ले रहे हैं, हम लोन लेने की सोच रहे हैं, लॉन्ग ऑन FRA। हमें डर क्या था कि रेट बढ़ ना जाए, और अब हमने फिक्स कर लिया, तो रेट अगर बढ़ गया, ध्यान देना 5.25 पे फिक्स कर लिया, खरीदा और 5.5 पे बेच दिया। FRA एक्सपायर हुआ ना, उस दिन वैल्यू क्या थी 5.5, बोलो 5.25 पे खरीदा, 5.5 पे बेचा, फ़ायदा है ना, कितने का 0.25% का। इसको क्या बोलोगे 25 बेसिस पॉइंट, इसके और इसके बीच के गैप को, इतना आपका फ़ायदा है। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट का हो गया। अब निकालना है सेटलमेंट अमाउंट। सेटलमेंट अमाउंट सेम फॉर्मूला से निकालोगे आप, ये रहा वो फॉर्मूला। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि लोन है, लॉन्ग FRA है, तो रेफरेंस रेट पहले रखा 5.5%, ये 5.25%, ये 100 करोड़ हो गया, 0.25% ऑन 100 करोड़ कितना आता है 2.5 लाख। पॉइंट 25 करोड़ 2.5 लाख के आसपास, वही 2.5 लाख ही तो आया। और DTM, डेज टिल मेच्योरिटी डिवाइडेड बाय 360, कितने दिन के लिए लोन है सर 90 दिन के लिए लोन है, 90 दिन, 6 और 9 के बीच का गैप जो है। सो 90/360, 1 प्लस RR जो भी डिस्काउंटिंग करनी है 90/360, बाकी सब कुछ सेम है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या गलती करी मैं बताता हूँ, ये 92 लिया, फालतू में 92 अपने मन से लिया, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनका ये आया। आप और क्वेश्चन में वो लोग लिख भी रहे हैं ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज 90 डेज। चलो 90 डेज लेते तो क्या आता, हम निकाल लेते हैं। रेफरेंस रेट से ही डिस्काउंटिंग होगी, FRA वाले रेट से नहीं होती। .0625, 2.5 करोड़, 1% पे 1 करोड़ होता है, 25 लाख थे वो, ठीक है। तो ये आ गया 6,25,000 न्यूमरेटर, 1.01375, 616,523। देखो अब आपका इतना आएगा, अगर आपने 90 डेज लिया तो 616,523 आएगा, अदरवाइज 6,30,000 आएगा। तो वो 2 दिन के फ़र्क की वजह से ही थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी आपको समझ में आया ना, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी है इसमें, कब लॉन्ग है कब शॉर्ट है पता करना, और उसके बाद अगर 2-4 रेट दे दिए तो किससे कंपेयर करना, जितने लोन के लिए चाहिए था उसी रेट से कंपेयर करोगे। ठीक है सर, इसके साथ हमारे ये 4 क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम अगले वाले लेक्चर से देखेंगे कि यही थ्योरेटिकल रेट जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 9.3 बताया था, फिर 1.5% था इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन में, 5.25% था अभी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में, यही रेट थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट होता है। पहले 4 क्वेश्चन तो हो गए, 5वें क्वेश्चन से हम ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल मार्केट से कंपेयर करेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं सर एक ब्रेक के बाद में, और फिर देखते हैं आगे और कैसे कैलकुलेट किया जाता है थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट को। सी यू।